Hello to all, my name is Deepak Ghosh. I welcome you to my channel Top Notch Classes. Guys, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेसन 10th क्लास का. द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड. बहुत ही बढ़िया लेसन है ये और बहुत कुछ सिखाता है हमें. तो देखते हैं स्टोरी को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक पोर्शन है बिफोर यू रीड उसको समझने की कोशिश करते हैं. ये कहता है They say faith can move mountains. देखिए कितनी शानदार लाइन लिखी है कि अगर आपके पास भरोसा है तो आप पर्वत को भी हिला सकते हैं. बट what should we put our faith in? लेकिन अगले ही सेंटेंस में राइटर हमसे क्वेश्चन कहता है लेकिन किस में फेथ करें, ये भी एक बड़ी बात है. दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. यही सवाल स्टोरी हमारे सामने खड़े करती है, पेश करती है. लेंचो इज अ फार्मर. लेंचो जो कि एक किसान है, who writes a letter to God, जो कि एक लेटर लिखता है और किसको लिखता है, भगवान को लिखता है. a letter reach God. Does Lencho's letter reach God? क्या वो पत्र जो है गॉड को मिलता है? Does God send him the money? क्या भगवान उसे पैसे भेजता है? Think what your answer to these questions would be. सोचिए क्या जवाब देंगे and guess how the story continues. और अनुमान लगाइए किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है. बिफोर यू बिगिन टू रीड, इससे पहले कि आप इसे पढ़ें. तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स की बहुत ही अच्छी जो है स्टोरी होने वाली है. ये कुछ एक्टिविटीज है, इसे आप कर सकते हैं. तो आइए लेसन शुरू करते हैं. लेसन कहता है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. तो एज आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, साथ साथ में आपको थोड़ी इसकी वोकैबुलरी भी बताता चलूंगा. एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण. इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं होल. होल वैली सेट ऑन द क्रेस्ट. क्रेस्ट देखिए लिखा हुआ है टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि हिल की चोटी पर. फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड विद हिज फ्लावर्स. तो मतलब इतनी ऊंचाई पर था वो घर कि आप सब कुछ देख सकते थे. आप नदी देख सकते थे, आप जो है पके हुए कॉर्न देख सकते थे, फ्लावर्स फूल देख सकते थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट. तो ये सब क्या थी, ये सब एक इंडिकेशन था, ये सब एक संकेत था कि अच्छी क्रॉप्स होने वाली है. क्रॉप्स यानी कि हार्वेस्ट मतलब फसल होने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर. लेकिन अच्छी फसल के लिए पानी भी तो चाहिए ना, बरसात भी तो चाहिए. तो यही एक जो है जरूरत थी. और एटलीस्ट अ शावर. ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश थी, अगर शावर भी होती यानी कि अगर ठीक ठाक नॉर्मल से भी बारिश होती तो भी काम चल जाता. थ्रू आउट द मॉर्निंग. थ्रू आउट मतलब पूरी सुबह. लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. देखिए बहुत अच्छा वर्ड आया है यहाँ पे इंटीमेटली. हिंदी में मतलब है अच्छे तरीके से, बहुत नजदीक से. इंग्लिश टू इंग्लिश में लिख देता हूँ आपके लिए क्लोजली, जो अच्छे से जानता था. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. उसने कुछ नहीं करा क्योंकि अब तो सिर्फ अच्छी फसल का इंतजार था. और अच्छी फसल किस पे डिपेंड करती थी? अच्छी बारिश पे. तो वो बस यही उम्मीद कर रहा था एक बार अच्छे से बारिश हो जाए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमन अपनी पत्नी से कहता है कि अब तो हमें पानी मिलने वाला है. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर. अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ सपर. ये होता है खाना, रात को खाते हैं, डिनर जैसे आप कहते हैं. इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं हम अ लाइट मील ऑफ इवनिंग कह लीजिए इसको आप. रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. अब लेडी क्या रिप्लाई करती है? लेडी भी देखिए बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. स्टूडेंट्स ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी, बड़ी उम्मीद है. तो गॉड विलिंग मतलब वो कहती है हाँ क्यों नहीं, भगवान ने चाहा तो ऐसा बिल्कुल होगा. तो अगर मुझे गॉड विलिंग को भी इंग्लिश में लिखना हो तो मैं कहूंगा इफ गॉड परमिट्स. तो वो भी बड़ी जो है उम्मीद में है. आप इस गॉड विलिंग को सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे गॉड विलिंग आई विल स्कोर गुड मार्क्स दिस ईयर. भगवान ने चाहा तो इस साल में अच्छे नंबर लाऊंगा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. बड़े जो थे लड़के वो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे जो है खेल रहे थे. until the woman called to them all. अब जो उनकी मम्मी थी, जो लेंचो की वाइफ थी, उन्होंने सबको बुलाया कम फॉर डिनर. ऐसे सबका तैयार था, बुलाया. इट वाज ड्यूरिंग द मील. अब खाने के टाइम का. दैट जस्ट एज, आगे देखते हैं. जस्ट एज
लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा ठीक लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था स्टूडेंट्स। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना। तो इंग्लिश टू इंग्लिश आप कह सकते हैं एस्टिमेटेड और गेस्ड, जैसे कि मैं बोल ही रहा हूं, जैसा गेस किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बहुत बढ़िया जो है बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ इज ह्यूज, फिर से बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है ह्यूज। ह्यूज का मतलब हिंदी में होता है विशाल, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इनॉर्मस, या अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं वेरी बिग, बहुत बड़े जो है माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब आते हुए, कमिंग कह सकते हैं आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश में। कमिंग, द एयर वाज फ्रेश, हवा बहुत बढ़िया थी, एंड स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी। अब वो बड़ा एक्साइटेड हो गया लेंजू, अब वो इस प्लेजर को फील करना चाहता। प्लेजर देखिए, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, आप इसको लिख सकते हैं हैप्पीनेस। इस हैप्पीनेस को वो फील करना चाहता था। कौन सी हैप्पीनेस? बारिश की, बारिश की खुशी उसको वो फील करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो आया तो उसने कहा, खुशी से कहा, these aren't raindrops falling from the sky, बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, they are dew points, सिक्के गिर रहे हैं। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये समझना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत आता है बार बार कि उस बारिश की बूंदों को वो सिक्के से क्यों कंपेयर करता है। देखिए क्यों कंपेयर करता है, क्योंकि अच्छी बारिश का मतलब है अच्छी फसल, अच्छी फसल का मतलब है अच्छे पैसे। तो वो कहते हैं वो नए कॉइन्स है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. अब वो ऐसा उसको रिगार्ड करता है, वो इस तरीके से बताता है कि मानो उसकी जो फसल है, जो उसकी कॉर्न है, वो जो है ड्रेप्ड, ड्रेप्ड मींस कवर्ड है, ढके हुए हैं। किससे? कर्टन से। कर्टन मींस होता है आप इंग्लिश में लिख सकते हैं अ पीस ऑफ, पर्दा, पर्दे से ढके हुए। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तभी एक मजबूत हवा, जो तेज हवा चलने लगती है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन्स होता है ओले, ओले गिरने लगते हैं। बिगिन टू फॉल, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल, ये बहुत अच्छा वर्ड है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है मिलते जुलते होना, इंग्लिश में आप कहेंगे टू बी सिमिलर। वो लग रहे हैं न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर से वही चांदी के सिक्के हों, क्योंकि वो वाइट भी हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब बच्चे क्या करते हैं, वो भी भाई नहाने जा रहे हैं, वो भी अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं रेन के लिए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो जाते हैं और उस जमे हुए पर्ल, पर्ल का मतलब होता है मोती। तो आप समझ सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिखूं तो अब मैं कहूंगा प्रीशियस जेम, जेम होता है रत्न। तो उसके लिए वो जाते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, बट अब कहानी में स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा मोड़ आता है, ट्विस्ट आता है। अब थोड़ी सी बात जो है चिंता की। अभी तक तो सब अच्छा लग रहा था भाई, ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, सिक्के गिर रहे हैं, सिल्वर कॉइन से बहुत मजा आ रहा था। लेकिन अब आपको पता है पानी ना बरसे तो दिक्कत, ज्यादा बरसे तो दिक्कत। अब यहाँ पे बारिश रुक नहीं रही है, मौसम खराब हो गया, ओले गिर रहे हैं। एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, बट वो लेंचो कहता है कि गुजर जाएगा, उम्मीद करता हूँ गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट अगले ही सेंटेंस में पता चलता है कि ये चीज नहीं गुजरी, यानी कि बारिश नहीं रुकी, तूफान नहीं रुका। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले ही गिरते रहे, ओले ही गिरते रहे घंटे तक। द गार्डन, द हिल साइड, द कोर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी जो वैली थी, घाटी थी, द फील्ड वाज वाइट, सब कुछ सफेद हो गया था। एज इफ, यहाँ पे देखिए एज इफ यूज हुआ है। एज इफ को मैं हिंदी में बता देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। एज इफ का मतलब होता है मानो जैसे, मानो जैसे कवर्ड विद सॉल्ट, मानो जैसे नमक से सब कुछ कवर हो गया। नॉट अ लीफ, नॉट अ लीफ, लीफ आपको पता ही है, नॉट लीफ मतलब पत्ता। रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी नहीं था पेड़ पे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। पहले भी हमने इसको वर्ड को पढ़ा है, रूइन का डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड यूज कर लिया, तो आप कह सकते हैं रूइंड, एक दूसरे के सिनोनिम्स है ये।
The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अब ये तो obvious बात थी भाई कि लेंचो दुखी हो गया था, दुख से भर गया था. When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो बिल्कुल बीच में जाके खड़ा हो गया अपने खेतों के और उसने कहा, a plague of locust. यहाँ पे फिर से बहुत अच्छा वर्ड है locust. यहाँ पे देखिए मीनिंग भी दिया हुआ है, insect which fly in the big swarms and destroy crops. मतलब जो खेतों में जाते हैं और खेतों को तबाह कर देते हैं, इस प्रकार का एक इंसेक्ट होता है, कीट पतंगा. मैं आपको इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड भी बता देता हूँ, आप ये वर्ड भी याद रख सकते हैं. इसको हम बोलते हैं ग्रास हॉपर, जिसे टिड्डा बोलते हैं हम हिंदी में. तो उसने कहा अगर टिड्डे की का जो ग्रुप है वो भी अगर अटैक करता तो भी शायद, देखते हैं, have left more than this, तब भी शायद इससे कुछ ज्यादा बच जाता. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी तबाही जो है बारिश की वजह से हुई है. मतलब अगर वो लोकस्ट का ग्रुप आके भी खा जाता, फसल को खराब कर जाता, तो भी शायद कुछ बच जाता, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा. The hail has left nothing. जो ओले थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. तो इस साल तो भूल जाओ, कुछ फसल नहीं मिलेगी. That night was a sorrowful one. तो obvious है, sorrowful थी वो night. sorrowful मतलब दुखदाई. अगर आप इंग्लिश में समझे तो इसको आप कह सकते हैं painful थी. और ये understood भी है. कहाँ वो उम्मीद कर रहे थे कि उनके पास फसल होगी, पैसे होंगे, और अब क्या था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था. Everything was destroyed, everything was ruined. All our work for nothing. आगे कहता है इतनी मेहनत, आप समझ सकते हैं एक खेत में बीज बोना, पानी देना, सिंचाई करना, इतनी मेहनत के बाद क्या मिला? नथिंग. तो डिसअपॉइंटमेंट तो थी, और जो कि ऑब्वियस थी. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. तो काफी निराशाजनक लाइन थी. वेरी डिसअपॉइंटिंग लाइन्स आर दीज. उसने कहा इस साल तो हमें भाई भूखे मरना पड़ेगा क्योंकि फसल तो होगी खराब. But in the hearts of all who lived in that solitary house. यहाँ पे फिर से अच्छा वर्ड यूज हुआ है, solitary. हमने पहले भी वर्ड यूज किया. solitary का मतलब होता है lonely, अकेला, अकेला ही घर था. lonely house in the middle of the valley. There was a single hope. मतलब अभी भी उम्मीद बाकी थी. और वो क्या उम्मीद थी? Help from God. भगवान से मदद की उम्मीद थी. Don't be so upset even though this seems like a total loss. दुखी मत हो. हाँ, लगता है ऐसा जरूर है. सेम का मतलब लगना, प्रतीत होना. ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ. रिमेम्बर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से नहीं मरता. एक मोटिवेशनल लाइन है, कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स व्हाई दे से, तभी वो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर. तभी तो ये बात कही जाती है कोई भूख से नहीं मरता. मतलब कोई ना कोई उम्मीद होगी ही होगी. इतना तो भगवान इंतजाम कर ही देगा कि हम अपना पेट भर सके. That is what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो एक ही उम्मीद कर रहा था, उस एक आशा के बारे में सोच रहा था. The help of God, भगवान से मदद. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in his one's conscience. सब कुछ देख रहा था. और उसके अंदर conscience, ये देखेंगे, one inner sense of right and wrong. जिसे आप एक तरीके से अगर हिंदी में मैं समझाऊं तो आप कह सकते हैं जमीर. अपने अंदर ही इंसान लड़ता है, क्या सही है क्या गलत है. तो ऐसा कुछ चल रहा था. Even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man. काफी अच्छा यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज हुआ है, ox of a man. देखिए ox क्या होता है. ox आपको पता है, ox is known for its strength. अपने स्ट्रेंथ के लिए ox जाना जाता है. तो वो इतना ही मेहनती था जितना ox था. Working like animal in the field. और पूरे खेत में वो एक जानवर की तरह मेहनत करता था. बट स्टिल होता है, फिर भी he knew how to write. लेकिन उसे लिखना आता था. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब उसने एक लेटर लिखना शुरू करा जिसे वो खुद जाएगा और खुद जाकर मेल में डाल के आएगा. It was nothing less than a letter to God. किसको लिखा था उसने लेटर? ये लेटर लिखा था उसने, आपने किसी रिलेटिव को नहीं, भगवान को लिखा था. हाँ स्टूडेंट्स, ये लेटर उसने भगवान को लिखा था. God, he wrote. उसने क्या लिखा? If you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने स्पष्ट लिखा, अगर भगवान आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे. I need 100 pesos. मुझे 100 pesos चाहिए. मैंने आपको पहले ही बताया pesos करेंसी है. In order to, देखिए स्ट्रक्चर को आप याद रखिए स्टूडेंट्स. In order to का मतलब होता है के लिए. अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग रीजन से सेंटेंस को शुरू करते हैं
तो आप उस सेंटेंस को इन ऑर्डर टू से शुरू कर सकते हैं, और जनरली तो हम बीच में फॉर लगाते हैं उद्देश्य के लिए। इट इज यूज फॉर पर्पस, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये पर्पस को बताता है। इन ऑर्डर टू सो फिर से बहुत अच्छा वर्ड है, बोना, बीज का बोना। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। कहता मुझे पैसा चाहिए, और क्यों चाहिए वो ये भी बताता है कि जब तक मैं दोबारा से बीज को ना बोलूं और वो फसल ना आ जाए, तब तक का गुजारा चलाने के लिए मुझे 100 पीसों चाहिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और आगे वो बताता है किस तरीके से उस तूफान ने उसकी पूरी फसल खराब कर दी। He wrote to God on the envelope, envelope होता है लिफाफा, envelope, put the letter inside, और लिफाफे में डाला लेटर को, and still troubled went to town, और गया शहर तक। at the post office he placed the stamp, stamp लगाई, यानी कि उसको सब चीज की नॉलेज थी, हालांकि वो मेहनती था लेकिन वो लिख लेता था, उसे चीजों के बारे में पता था। on the letter and they dropped it into the mailbox, और उसको जो है मेल बॉक्स में वो डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज होता है कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस में जैसा हम जानते हैं एम्प्लॉइज होते हैं, उन एम्प्लॉय में से एक, who was, अब देखिए यहाँ पे was क्यों लगा है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे तो एम्प्लॉइज है तो was क्यों लगा। was लगा है वन के लिए, क्योंकि एक एम्प्लॉय, सब एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं। was a postman, postman था and also helped at the post office, postman भी था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to boss, हंसते हुए गया और उसने कहा लेटर, उसने कहा नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कहता ये लेटर आया तो है पर मुझे तो अपनी जिंदगी में ऐसा कोई पता ही नहीं। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर है वहां का हेड है, जो कि फैट, एक मोटा है, और एक एमिएबल, बहुत अच्छा वर्ड है, मीनिंग आप देख सकते हैं, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, मतलब मिलनसार है। अगर यहाँ मुझे आपको एक वर्ड और देना हो तो मैं दूंगा जोवियल, काफी फ्रेंडली है, मिलनसार है, मिलता जुलता है, फनी है। तो वो क्या कहता है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ठहाके मारकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इमीडिएटली का मतलब है तुरंत, अगर इंग्लिश में इसे कहूं तो विदाउट अ डिले, बिना देरी के, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पे वो रखता है अपने लेटर को, कमेंटेड व्हाट फेथ, मतलब वो हैरान है, फेथ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जिससे उसके इमोशंस का पता चलता है। कहता है क्या क्या भरोसा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब वो चाहता है कि जो फेथ है पोस्टमास्टर, जो फेथ है लेंचो का, वो फेथ बरकरार रहे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, देखिए वही स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इन ऑर्डर, अब इसमें नेगेटिव है तो नॉट आ गया। अब वो चाहता है कि शेक ना हो, उसका जो है शेक का मतलब यहाँ पे, जैसे शेक का मतलब होता है हिलाना, जैसे शेक हैंड मिलाना, शेक के कई मीनिंग है, बट यहाँ पर शेक का मतलब है टू ब्रेक। तो वो चाहता है कि जो राइटर का फेथ ना टूटे। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो उसको एक आइडिया आया, एक सुझाव आया, आंसर द लेटर। उसने कहा चलो भाई आंसर देते हैं, इसने भगवान को कुछ लिखा है तो भगवान की तरफ से हम जवाब देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट, फिर से एक बहुत अच्छा वर्ड है, इट वाज एविडेंट का मतलब है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, दैट द आंसर, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि खाली गुडविल, खाली गुडविल का मतलब होता है एक रेपुटेशन, एक अच्छी चीज, मतलब खाली जो भगवान की गुडविल है, जो एक अच्छी इमेज के अलावा भी उसे कुछ चाहिए। तो और इंक और पेपर तो चाहिए, गुडविल भी चाहिए, इसके अलावा भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट उसने, वो तो बड़ा रिजोल्यूट था, रिजोल्यूशन दृढ़ निश्चय, आप कह सकते हैं इसको इंग्लिश में डेडिकेशन, या आप कह सकते हैं उसने जो प्लेज ली थी, जो शपथ ली थी, काफी सारे वर्ड है इसके। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, तो उसने कहा भाई आप सब कंट्रीब्यूट करिए। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसे दिए। एंड सेवरल, फिर से अच्छा वर्ड आया, सेवरल का मतलब होता है कई, मैनी, मैनी फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, उन्होंने कहा ठीक है, गिव समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। अब ये तो उनके लिए चैरिटी थी, चैरिटी होता है दान, सिंपल लैंग्वेज में आप इसे कहेंगे डोनेशन, एक तरह से डोनेशन हो गया, दान हो गया।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. पूरी कोशिश करी उन्होंने, पर आधे से कुछ ज्यादा ही वो इकट्ठा कर पाए. He put the money in an envelope addressed to Lencho, लिफाफे में डाला, लेंचो का एड्रेस लिखा, and with it a letter containing only a single word as signature. उन्होंने कोई लंबी चीज नहीं लिखी, कुछ बात नहीं लिखी, कोई मैसेज नहीं लिखा, बस सिग्नेचर कर दिए किसके, गॉड के. वो ये दर्शाना चाहते थे कि ये गॉड ने ही पैसे भेजे. आगे देखते हैं. द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. संडे को आया और उसने पूछा क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो उसको जो है ये चिट्ठी पोस्टमास्टर ने पकड़ाई और जो है पोस्टमैन ने पकड़ाई, और पोस्टमास्टर जो है देखना चाहता था कि कैसा रिएक्शन रहता है लेंचो का. यहाँ पे वर्ड है कंटेंटमेंट, आप देख सकते हैं कंटेंटमेंट का मतलब लिखा हुआ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, अच्छा वर्ड है स्लाइटेस्ट, जरा सा भी, इंग्लिश में लिखूंगा मैं नॉट इवन लिटिल बिट, हल्का सा भी कोई सरप्राइज नहीं. देखिए यहाँ पे सरप्राइज नाउन की तरह यूज हुआ है, सरप्राइज वर्ब भी होता है, सरप्राइज नाउन भी होता है दोनों. तो यहाँ पे क्या है, सरप्राइज नाउन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस्टोनिशमेंट, तरीके से हैरानी हुई, उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई. ऑन सेइंग द मनी, पैसे को देखकर, सच वाज द कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ भरोसा था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर ये क्या, पैसे गिने तो गुस्सा हो गया लेंचो. God could not have made a mistake, भगवान से तो ये गलती हो नहीं सकती. Nor could he have denied Lencho what he had requested, और भगवान मना भी नहीं कर सकते. क्यों नहीं मना कर सकते भाई, भगवान की मर्जी से तो सब चलता है. लेंचो की अपनी सोच है. यहाँ पे वर्ड है डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है गाइस रिफ्यूज्ड. उसने कहा भगवान उसको रिफ्यूज भी नहीं कर सकते, तो भगवान ने तो भेजे ही होंगे 100 पीसों, तो दिक्कत कहाँ आई. इमीडिएटली, पहले भी वर्ड समझाया मैंने, तभी के तभी लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. फिर से क्या, पेपर और इंक मांगने. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे सब लिखते हैं, स्टार्टेड टू राइट, लिखने लगा. विच मच रिंकलिंग, रिंकलिंग आपको पता है हिंदी में बोलते हैं इसको, जैसे फेस पे झुर्रियां पड़ जाती हैं तो उसकी ब्रो, मतलब कभी जब हम इमोशंस दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, आप कह सकते हैं लाइनिंग ऑन फेस, तो वहां पर उसकी झुर्रियां सी आ गई ब्रो पर. इज caused by the effort he had to make to express his idea, जो वो लिखना चाहता था उसकी वजह से उसके अंदर इमोशंस आ गए, रिंकलिंग आ गई फेस पे, ब्रो पे. when he finished he went to the window to buy a stamp, फिर से गया वो विंडो पे स्टैंप लेने, which he licked, आपको पता है स्टैंप को लिख करके लगाते हैं. and then affixed, affixed का मतलब चिपकाया. अगर आपको मैं दूसरे वर्ड दूं उसके लिए तो ग्लूड, ग्लू आपको पता ही है, गाउन को भी कहते हैं और चिपकाना भी होता है. ग्लूड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, और एक ब्लो मतलब एक मुक्के की चोट के साथ चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. अब वहां पे पोस्टमास्टर भी बड़ा एक्साइटेड था भाई कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उसने फिर से चिट्ठी लिखी. इट सेड, चिट्ठी में लिखा था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसोस दीज मी, सिर्फ 70 पीसोस ही मेरे तक पहुंचे. सेंड मी द रेस्ट. अब यहाँ पर स्टूडेंट रेस्ट कोई आराम वाली बात नहीं है. रेस्ट का एक और मीनिंग होता है बाकी बचा हुआ, ठीक है. तो इसको हम इंग्लिश टू इंग्लिश कह सकते हैं रिमेनिंग, बाकी बचे हुए क्या कहते हैं, सिंस आई नीड इट वेरी मच. उसने क्लियर कर दिया कि गॉड मुझे बहुत जरूरत है, मुझे चाहिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मुझे ये मेल मत करना. ये मेल का मतलब यहाँ पे ईमेल नहीं है, मेल का मतलब है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज. तो मतलब उसका क्या सीधा डाउट था कि इन लोगों ने ही कुछ गड़बड़ी की है. तो उन्हें वो कहता है पोस्ट एम्प्लॉइज आर अ बंच, बंच यहाँ पे मतलब बंच ऑफ ग्रुप्स, बंच का मतलब है ग्रुप. भाई यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है. क्रूक्स का मतलब है यहाँ पे थग्स. ये थग भी एक इंग्लिश वर्ड है. अगर एक और वर्ड मैं आपको दूं तो ये कॉन मैन है. कॉन मैन मतलब ठगी वाले बंदे हैं ये लेंचो ऐसा कहता है, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टोरी हमारी खत्म होती है. बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, हमने पढ़ी, हमें बहुत इंजॉय मिला, बहुत अच्छा लगा. हाँ तो स्टूडेंट एक बात मैं और, ये इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो हमारे टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस होंगे. इसके अलावा मैं कुछ और आपको जो है अपनी तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा.
और इसका एक इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी है, उसका लिंक आप देख लीजिएगा। अगर आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, और अगर आप इसी से ही सेटिस्फाइड हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो ऑन दिस नोट मैं आपको गुड बाय कहूंगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।